नमस्कार। हम और हमारे सपने उड़ान भरें तो आसमान छू लें। आज के हमारे मेहमान लॉयर हैं, पोएट, राइटर, ऑथर हैं, म्यूजियम क्यूरेटर हैं, आर्ट कलेक्टर हैं, कल्चरल एम्बेसडर हैं, होटेलियर हैं और उनके जीवन का मोटो है लिव योर ड्रीम। प्लीज वेलकम सुमंत बत्रा। गुड मॉर्निंग सुमंत। गुड मॉर्निंग अमित। सबसे पहले तो यही बताइए कि आपके जीवन की जो फिलॉसफी है लिव योर ड्रीम, इसके क्या मायने हैं? जिस वक्त में हम बड़े हो रहे थे अमित, उस समय दौड़ ज़िंदगी की बहुत डिफरेंट थी। पेरेंट्स से बहुत प्रेशर होता था कि पढ़ो क्योंकि कुछ बनना पड़ेगा आपको, या सरकारी नौकरी की होती थी दौड़। बहुत हो गए तो डॉक्टर, इंजीनियर बन लिए, या आपकी फैमिली में वकालत करने वाले हैं तो आप लॉयर बनने की सोच सकते थे। अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए आपको इनकरेज नहीं किया जाता था, और उन्हें आपको इनकरेज किया जाता था कि आप उसे पार्क कर लें, और कभी आपको ज़िंदगी में सफलता मिल गई, मौका मिला तो अपने ड्रीम्स को भी आप फुलफ़िल करिए। मैं उससे सहमत नहीं था। मेरे लिए ड्रीम्स को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी था, और ये बिल्कुल ही एक इम्पेरेटिव था कि आप उसको किसी न किसी तरह से अपने साथ लेकर के चलते रहें, कहीं बहुत पीछे ना छूट जाएं। क्योंकि बहुत लोग इसको सोचते हैं कि चलिए देखिए रिटायरमेंट के बाद कुछ करेंगे, या पहले पैसा कमा लें, नाम करा लें, फिर कुछ करेंगे। मेरे लिए था कि उसे हमें हर मोमेंट में वी हैव टू लिव इट। तो ये मिथ है कि जब लोग कहते हैं कि पहले पैसा कमा लूं फिर अपने सपने भी पूरे कर लूंगा। जी, मिथ नहीं थी, ये रियलिटी थी एक टाइम पे। मुझे लगता है क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी, चैलेंजेस बहुत थे। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में पेरेंट्स इतना स्ट्रगल करके बच्चों को पढ़ाते थे, तो उनकी एस्पिरेशंस होती थी कि बच्चे बस और कहीं ध्यान न दें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देकर के कुछ बनें, और ताकि अपना करियर बनाएं। हमारा जो इतना इन्वेस्टमेंट उन पे हो रहा है, टाइम, एफर्ट, एस्पिरेशंस, ड्रीम्स का, तो बच्चों की वो बच्चों में अपनी ड्रीम्स की बात करते थे, उसको देखना चाहते थे रादर देन बच्चों की खुद की ड्रीम्स की बात हो। और मेरे लिए था कि बच्चों की ड्रीम्स कहीं खो ना जाए। मैं हमेशा ये कोशिश करी कि अपनी ड्रीम्स को जीऊँ थोड़े तरह से या सात तरह से। उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, कुछ हद तक डेफर कर सकते हो, उसकी शेप को आप ऑल्टर कर सकते हैं कि कम करें या कुछ करें, लेकिन पहले मौके पे ही मैंने एक लीप ऑफ फेथ लिया। जैसे कि आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि आई थिंक आई वाज जस्ट अबाउट 2.5 ईयर ओल्ड इन माय प्रोफेशन। मैं दिल्ली आया ही था और शुरुआत करी थी एक बड़ी लॉ फर्म में, एक जूनियर के सहमत से 3,500-4 हज़ार रुपये मिलता था महीने का। और उस समय मैं जब कभी छुट्टी होती थी तो मैं कहीं घूमने निकल जाता था। और एक बारी ऐसे ही मैं उत्तराखंड में, उस समय वो यूपी का हिस्सा होता था, हम एक गांव से निकल रहा था। मैं वहाँ, इतना खूबसूरत गांव था, उसको देख करके मुझे अपने 15 साल 10 साल पहले की एक ड्रीम एकदम वो रिट्रीव हो गई। तो ड्रीम थी क्या? वो ड्रीम थी, जब मैं कॉलेज में आई वाज अ स्टूडेंट लीडर, तो मैं जब एग्ज़ाम से 15 दिन पहले पहाड़ों में चले जाया करता था चुपचाप पढ़ने के लिए, क्योंकि टाइम मिलता नहीं था। लीडर होने की वजह से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें खींचती रहती थी। और तो ये 15 दिन जो मैं पहाड़ में बिताता था, तो वहाँ मेरे को इतना प्यार हो गया कि मुझे था कि मुझे एक पहाड़ पर घर बनाना है। तो एक किसी चिमनी से धुआं निकल रहा था, और वो धुएँ ने मेरी वो 15 साल पहला पुरानी, एक या 15 साल भी नहीं हुए थे, 7-8 साल ही हुए थे, तो वो रिट्रीव किया एकदम उस मेमोरी को, उस ड्रीम को। और मैं उस एक एप्पल ऑर्चर्ड था, वहाँ जाके बैठा। मैंने 1 घंटा 2 घंटा उस ब्यूटीफुल सराउंड को देखता रहा। एंड आई वाज डिटरमिन्ड कि मुझे घर बनाना है, और मैं वेट नहीं करूँगा, मुझे अभी बनाना है। मुझे एक कविता जो मैंने उस समय लिखी थी, मुझे वो याद आ गई कि 2 लाइनें उसकी जो पहली वाली बताता हूँ आपको। ऐसा ही काशियाँ बनाया था हमने ख्वाबों में, छोटा सा एक घर हो हरी भरी वादियों में। वो घर की पिक्चर्स मेरे एकदम सामने निकल करके आ गई। और आप मानेंगे नहीं कि मैंने, एक लड़का मुझे चाय पिला रहा था वहाँ नीचे ढाबे से ला करके, मैंने उससे पूछा कि बेटा ये ज़मीन किसकी है? उसने कहा कि हमारे घर पापा की है, वो चाय बनाते हैं। तो मैं उनसे मिला नीचे जा कर के। मैं तो वो कहने लगे मैं बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ, और अब उत्तराखंड में एक छोटे से गाँव में एक बड़ा ज़मींदार भी अपनी गुज़र जो है वो चाय पिला करके ही करता था।
तो मैंने उनको कहा तो वो शॉक्ड हो गए कि मैंने कहा मैं ख़रीदना चाहता हूँ ज़मीन ये। तो उन्होंने कहा कि आज तक कभी इसने कहा ज़मीन कहाँ कहाँ आप गाड़ी में आए हैं ज़मीन खरीदेंगे, ना पानी ना बिजली, क्या करेंगे। मैंने कहा वो सब बात की बात है, ड्रीम को पूरा करना है। और 1 साल के अंदर एक ब्यूटीफुल हाउस बनाया और आज वो जो घर है वो ड्रीम हाउस है। इट्स एन इंस्पिरेशनल टू अ नंबर ऑफ पीपल फॉर नंबर ऑफ रीजन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो आज मैं नहीं कर पाता क्योंकि आज आपकी एनर्जी लो है। आपके बच्चों की प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं कि उसकी एजुकेशन के लिए करिए, आप अब अपनी ड्रीम्स पूरी करने चले हैं, अब बच्चों की ड्रीम्स देखिए। सो उस समय जुनून था, हिम्मत थी, एनर्जी थी, बना लिया। तो जैसे आप 1965 बॉर्न हैं, 89 में आपने वकालत कंप्लीट की, तो ये जब सपना आपने लिया कि मैंने पहाड़ पे घर बनाना है, जिस आशिया का जिक्र किया आपने कविता के माध्यम से, ये फिर कौन से साल में आपने किया? तो ये है बात 96-97। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम सपना देखें तो उसे पूरे करने के लिए जल्दी स्टेप भी लें, ज़्यादा देर तक इंतजार ना जी करें। नहीं, क्योंकि लोग हमारी एक पीछे एक मिथ जो आ रही है मिडिल एज क्राइसिस की आती है कि जो भी आप करें चेंज अपनी ड्रीम्स की बात वो 40s में करिए, जब आप एक बोरियत में आ जाते हैं अपने रूटीन में। और मेरे हिसाब से इसको डीलिंग करना चाहिए। आपकी अपनी ड्रीम्स हर दिन आपको जीनी चाहिए। अगर आपको खाना बनाने का शौक़ है तो ऑफिस से आकर के प्लीज़ बनाइए। अगर आपको कविता लिखने का शौक़ है तो प्लीज़ आप वक्त निकाल करके अपनी डायरी में लिखिए, चाहे उसको छपाइए मत अभी। आपको अगर घूमने का शौक़ है तो आपको रिसर्च करने का शौक़ है, आपको फ़िल्म बनाने का शौक़ है, तो उनको कहीं ना कहीं किसी तरह से पूरे करते रहिए, उस शौक़ को मरने न दीजिए। लेकिन सुमंत ने जब वकालत की जी और बहुत सक्सेसफुल लॉयर बने और आप अलग अलग कॉन्टिनेंट भी घूमे, कई कंट्रीज़ के लॉ बनाने में आपने योगदान दिया, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपके पास था, तो व्यूअर्स ये भी कहेंगे कि क्या वकालत आपका सपना नहीं था? जी, वकालत सपना था। जब उसको करियर चूज़ कर लिया तो सपना था कि उसमें पिनेकल पे जाना है, एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है। वो हाफ हार्टेड नहीं था, मगर वो लाइफ का गोल नहीं था, लाइफ का मिशन नहीं था। दैट वो एक पड़ाव था। फॉर मी लाइफ शुड हैव नंबर ऑफ माइलस्टोन्स, और एक सिर्फ वर्टिकल ही नहीं, वो एक हॉरिजॉन्टल भी होने चाहिए माइलस्टोन्स। और मेरे लिए हमेशा ये रहा है कि सक्सेस को कभी आप अपना यू शुड नेवर बिकम इन एनी मैनर अ स्लेव टू योर सक्सेस। पीक पे आकर के आपको डिसीजन लेना है कि क्या मुझे आगे और जाना, एक पॉजिंग मोमेंट होना चाहिए लाइफ का, तो उसी को माइलस्टोन कहता हूँ मैं। योर मोमेंट ऑफ पॉजिंग इन लाइफ to reconsider, rethink, where do you want to go from here? That's a very nice point that you have given me to take a break, that in life it is not only about play, sometimes you have to press the pause button. And when we come back after the break, we will continue this conversation with Sumant Batra and ask, when he says that for any nation or an individual, there's no harm in having economic aspiration, but the nation also has to develop as a soft power. What does he mean by saying that after the break? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे और आज हम बातचीत कर रहे हैं सुमंत बत्रा के साथ। सुमंत, ब्रेक में जाने से पहले हम कह रहे थे कि आपका ऐसा मानना है कि कोई भी नेशन इकोनॉमिक एस्पिरेशन तो रखे लेकिन सॉफ्ट पावर भी बने, क्या मतलब है इसका? कभी जब मैं अपने प्रोफेशन में बिजी था मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, टिल सच टाइम व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ माय कंसल्टेंसी विद द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, IMF and a number of other global organizations. And when I was working in these countries, both developed and developing, even emerging nations, one thing which I noticed, or rather two things that I noticed which struck me very deeply, is from where this thought process started of the soft power. मैंने ये देखा कि हम जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है, हम ऑब्वियसली पहले स्ट्रगल रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, रिकन्स्ट्रक्शन की, लेकिन जब हम उस स्टेज पे आए कि जब लिबरलाइजेशन की बात करने लगे 90s में अर्ली, हमारा फोकस बहुत इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बिल्ड करने पे रहा। मगर उसके बाद 15 साल 20 साल बाद भी हमारा फोकस बहुत GDP रिलेटेड रहा कि कैसे इंडिया को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाएं, कैसे एक इंडिया को वर्ल्ड सेंटर स्टेज पे लेके आएँ इकोनॉमी के। और उसमें हुआ भी, बहुत अचीवमेंट्स मिली। हम माने जाते हैं वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ और सब कुछ है, वो अच्छा है। हमने बहुत अच्छी एक्विजिशंस करी हैं, हमारे मल्टीनेशनल्स जाने लगे, चाहे वो मिस्टर लक्ष्मी मित्तल की बात करें, चाहे आप और मल्टीनेशनल्स की बात करें जिन्होंने बाहर बहुत कुछ किया, विच इज़ फाइन। बट जो चीज़ मैंने मिसिंग देखी वो ये कि हम एज ए नेशन
ये रियलाइज़ नहीं करे फॉर ए कंट्री टू बिकम अ ट्रू सुपर पावर which has the respect of the global economy will take much more than just being economically strong. And that would mean that हमें besides investing in the economic aspect, we need to invest correspondingly, equally in building aspirations of the nation on the other dimensions as well. हमारे को उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा नोबल लॉरियट्स प्रोड्यूस करने में, पोइट्री में, आर्ट में, थिएटर में, म्यूज़िक में, सिनेमा में. वो एक नेशनल एस्पिरेशन होनी चाहिए और पॉलिसी लेवल पे भी और गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में भी, कि हमें अगर 2 डिजिट फिगर भी अडॉप्ट करना है जीडीपी का, हमारे को ये भी एम करना है कि हर 3 साल बाद हमारे को एक नोबल प्राइज़ मिले अलग अलग सब्जेक्ट में. और जब तक वो नहीं होगा हम हमेशा वर्ल्ड के लिए एक मार्केट की तरह रहेंगे, जिस मार्केट में लोग इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ उस समय तक जब तक वो अट्रैक्टिव मार्केट है. जिस दिन वो मार्केट खत्म हुई वो चले जाएंगे. और दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, एक सेकंड लूँगा, जिसके बारे में बात कर रहा था, कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम डॉक्यूमेंटेशन पे इतना एफर्ट नहीं देते हैं, चाहे वो अपनी हिस्ट्री है, चाहे वो हमारी पास्ट है और हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी नॉलेज है. पहले हमारी कंपल्शंस थी, वी वर गवर्न्ड बाय डिफरेंट फोर्सेस, बी इट बाय द ब्रिटिश एंड अदरवाइज. सो देयरफॉर उनके हाथ में था कि क्या डॉक्यूमेंट किया जाए, क्या नहीं किया जाए, और जो था उसमें से क्या डिस्ट्रॉय किया जाए, क्या प्रिजर्व किया जाए. मगर अब तो हमारी अपनी चॉइस है और आज भी हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं. और उसका एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे कि आई कम फ्रॉम अ जनरेशन विच हैज़ द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग सीन द ट्रांजिशन फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी टू एन ओपन इकोनॉमी. एक वे ऑफ लाइफ था जो चेंज हो रहा है ड्रामेटिकली. आपके अराउंड एक रैपिड चेंज हो रहा है वे ऑफ लाइफ में. खाना पीना, पहनना, सुनना, देखना, सब कुछ चेंज हो रहा है. तो जैसे आप कह रहे हैं चेंज हो रहा है और अब जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है, तो जब आप कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे हम जोर दें, तो क्या हम कह रहे हैं कि जो भी हमारे आर्ट फॉर्म्स हैं, जो लिटरेचर है, जो कल्चर का हिस्सा है, उसे हम डिजिटाइज करें पोस्टेरिटी के लिए? उससे ज़्यादा एक तो ऑब्वियसली फिजिकल फॉर्म में आप प्रिजर्व करें, जो म्यूजियम्स हैं, गैलरीज हैं, मगर इससे ज़्यादा मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो एक फ़िज़िकल फॉर्म है. हम इन्वेस्ट करें उन लोगों में जो कि अपनी मेमोरीज़ को और अपनी नॉलेज को डॉक्यूमेंट करें, ताकि वो अगली आने वाली जनरेशन के पास रहे. चाहे वो एक आर्ट फॉर्म थी, चाहे वो एक्सपीरियंसेस थे, चाहे वो पार्टीशन से रिलेटेड रहे हों, या और मॉडर्न हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड हो, या जो हमारे प्री ग्लोबलाइजेशन की वे ऑफ लाइफ है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए मेमोरी को. तो आपने क्या कदम उठाए हैं कि ये जो मेमोरी है इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए? जी, तो मैं आई वाज ऑलवेज अ कलेक्टर. यस, इनफैक्ट सो मच सो कि मेरी फैमिली में मुझे एक सोफिस्टिकेटेड कबाड़ी कहा जाता है क्योंकि मैं हर चीज़ जो पास्ट से रिलेटेड है, जिसमें मुझे लगता है कि उसकी एक फ्यूचर वैल्यू है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो एक फाइनेंशियल वैल्यू, जो मैं एज एन आर्ट वैल्यूअर करता हूँ, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं कलेक्ट करूँ. और आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग कलेक्शंस है, और सुमंत बत्रा का जो मेमोरेबिलिया है, आइए इन तस्वीरों के माध्यम से आपको भी दिखाएं. थोड़ा बताइए ये तस्वीरें क्या कहानी बयां कर रही हैं? जी, अब देखिए, मैं अगर आपको मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा मेमोरेबिलिया हूँ, तो बहुत ही वाइड कलेक्शन है. पर वो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि मैं कलेक्शन है और वो एक सिनेमा एक पॉपुलर मेन स्ट्रीम इंटरेस्ट है इस नेशन का, बट इसलिए कि उसकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि ये हर चीज़ प्रिजर्व नहीं होगी. ये दीज आर ऑल पेरिशेबल आइटम्स. पतले कागज़ पे पोस्टर छपते थे, आप संभाल के निकलेंगे गल जाएंगे या फट जाएंगे, ये सब चीज़ें हैं. पुराने सिनेमा रोल होते थे, फिल्म रोल होते थे, जिनको आजकल फेंक दिया जाता है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सब डिजिटलाइज हो गया. जो ब्लैक एंड वाइट है उसमें एक्चुअली लोग जला देते हैं, उसमें थोड़ा सिल्वर निकलता है. पर अगर आप ये देखिए कि ये रोल जो है मेरा, जो आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, ये सिनेमा रोल जो है, ये
बॉबी फिल्म का है। तो अब जो आइकॉनिक सिनेमा की फिल्म है उसकी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है। कैसे ये टिन में ट्रांसपोर्ट होते थे एक शहर से दूसरे शहर, कहाँ रखे जाते थे, उसको रोल कैसे किया जाता था, अनरोल कैसे किया जाता था, वो प्रोजेक्टर जिसमें से आवाज़ आती थी चलते चलते, सो मच सो कि फिल्मों में उसका एक वैल्यू है। ये सब चीज़ें एक नेशनल मेमोरी हैं, एक लेगेसी है, हेरिटेज है, ट्रेजर है। और ये तस्वीर जो है सुमन, जिसमें एक स्कूटर पुराना है, जी। एक स्टोव है, जी। इसके पीछे क्या स्टोरी जी। है? तो अब क्या है कि अब आप स्टोव को अगर देखें तो चाहे वो एक सिंपल स्टोव है, मगर हमारे घरों में एक वक्त था कि स्टोव से ही खाना बनता था। मेरे जो बच्चे हैं जिस एज में हैं, और अभी बहुत वक्त नहीं निकला है उसमें, 15-20 साल की बात है, वो समझ भी नहीं सकते हैं स्टोव की क्या क्या चीज़ हो सकती है। उनके लिए गैस ही देखा है, वो भी अब पहले सिलेंडर आता था, अब तो पाइप्ड आती है। सो उनकी इमेजिनेशन में नहीं है कि ऐसी चीज़ें भी होती थी, अनलेस वो फिल्म में देखें। फिल्म में देखेंगे तो रिलेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ों की एक इमोशनल वैल्यू है, एक हमारी हिस्ट्री है, और इसका एक और भी इम्पैक्ट है। अगर आप देखें तो ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, या एक रेडियो होता था, या जिस चीज़ें होती थी, एक टेलीफोन है होता था, ये सब एक कम्युनिटी में, कई बार एक मोहल्ले में एक हुआ करता था, जिसमें हम लोग देखा करते थे जा कर के, ये सब चीज़ें देखते थे। एक कम्युनिटी होती थी और एक्सपेक्ट किया जाता था कि आपके ड्राइंग रूम शाम को भर जाएगा, ये संडे को सुबह भर जाएगा, लोग वेलकम करते थे। और अब तो हर कमरे में टीवी टीवी हर है हाथ में मोबाइल। जी बिल्कुल, और इसकी वजह से एक कम्युनिटी लाइफ इम्पैक्ट होती है, फैमिली लाइफ इम्पैक्ट होती है। आपकी अप्रोच आपके नेबर्स की तरह क्या है, आप तो यही नहीं पता होता कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ये है, अब आप तो ये सब चीज़ें जो मेरी कलेक्शन है, ये सिर्फ एक विजुअल अपील के लिए नहीं है। दिस आर ईच आइटम हैज़ वैल्यू ऑफ रिसर्च। पर आप कहाँ से लाते हैं ये आइटम्स, कलेक्ट कैसे करते हैं? ये वैसे काफ़ी हद तक ट्रेड सीक्रेट है मगर अगर आपको मैं बताऊं कि क्या है कि शुरू में तो आपको ढूंढनी पड़ती हैं जा कर के, और बाद में आपका एक इंडस्ट्री है ये, जिसमें नाम हो जाता है कि आप कलेक्टर हैं, तो लोग आपके पास पहुंच जाते हैं। मगर आपको केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज़ ये ट्रैप भी है, क्योंकि ये कितना जुनून बन जाता है कि आप लोग इतना स्पेंड करते हैं इस पे कि उनको समझ नहीं आती कहाँ रुके हैं, कहाँ लाइन ड्रॉ करें। और उससे मैंने देखा है कि कलेक्टर्स की फैमिलीज़ में टेंशन आ जाती है, बिकॉज़ वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सो एक हेल्दी तरीके से करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, और ये आपका जो पहला सवाल था उसका जवाब भी होगा, कि इस कलेक्शन को जहाँ तक हो सके इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, ताकि वो आपके दायरे से बाहर जाकर के ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा हो, पूरी कंट्री को फ़ायदा हो, सोसाइटी को, सिटी को फ़ायदा हो। एंड दैट्स वेयर द इशू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड म्यूजियम्स कम्स। यस। और इसीलिए मैंने अपनी जब पहला म्यूज़ियम बनाया, जो है जिस चित्रशाला, वो इंडियन सिनेमा मेमोरेबिलिया पे है, और वो 13वां में उसी मकान में है, उस जहाँ पे ये है। तो 6 गैलरीज़ का म्यूज़ियम है, बट अब वो वर्चुअल भी हो रहा है। और उसी तरह से मैं दूसरा म्यूज़ियम बना रहा हूँ, जो है मैं किताबें पुरानी कलेक्ट करता हूँ। विंटेज बुक्स हैं, लिमिटेड एडिशन बुक्स हैं, फर्स्ट एडिशन बुक्स हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शेयर होल्डर रजिस्टर है मेरे पास।